सो अगर कंफर्टेबल है तो प्लीज अपनी अपनी स्क्रीन ऑन कर लीजिए। थैंक यू मीनाक्षी जी। आप गाड़ी में हैं, उसके बाद भी आपने स्क्रीन ऑन की, थैंक यू। बहुत जबरदस्ती नहीं है आपके लिए। जो लोग कंफर्टेबल हैं वो अपनी स्क्रीन ऑन कर लेंगे तो हम बेहतर संवाद कर पाएंगे। मनीषा, डॉली, अमृता जी, सिमी, किरण, सबीना जी, प्रशांत, रितेश, सताराम जी, उपमा, प्लीज अगर पॉसिबल हो तो अपनी स्क्रीन ऑन करें। कोई बात नहीं सबीना जी। तो तो नवरात्र जैसे जैसे बीत रहा है, आप सबको नवरात्र की बहुत सारी शुभकामनाएं, बधाइयां। पर क्या आपको पता है ये नवरात्र का त्योहार जो हम मनाते हैं 9 दिनों का, क्यों मनाते हैं, किसकी पूजा करते हैं? बाद में आप छोटी छोटी बच्चियों को इकट्ठा करके उनको भोजन कराते हैं और आपको लगता है बहुत पुण्य मिल गया। तो असल में ये जो नवरात्र का त्योहार है वो आदि शक्ति को समर्पित है। एक फीमेल की जर्नी को हम नवरात्र के थ्रू सिंबॉलिक फॉर्म पे लोगों को ये बताते हैं कि हमारी सोसाइटी में फीमेल का इम्पोर्टेंस क्या है। तो फीमेल्स के सोसाइटी में इस इम्पोर्टेंस को मुझे नहीं लगता कि सिर्फ 9 दिन में जताने की जरूरत है। मुझे लगता है कि जितना मेल के लिए 365 दिन इम्पोर्टेंट है, उतने ही इम्पोर्टेंट 365 दिन फीमेल्स के लिए भी है। और मुझे लगता है कि 365 से अगर थोड़े एक्स्ट्रा दिन भी हो जाए तो वो एक्स्ट्रा दिन जो है वो फीमेल्स को डेडिकेटेड होने चाहिए। क्योंकि नो डाउट दोनों की सोसाइटी में अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है, दोनों के अपने अपने कंट्रीब्यूशंस है। लेकिन जो एक सबसे बड़ा गुण है फीमेल का, कि मातृशक्ति, माँ बनने का जो सबसे बड़ा गुण है वो एक फीमेल के पास ही है। वो मेल चाह के भी नहीं अपना पाता, नहीं पा सकता। तो मातृशक्ति की वजह से फीमेल्स की लाइफ में बड़े सारे चैलेंजेस आते हैं। बिकॉज फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम की वजह से उनकी लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं। और सबसे बड़ा चैलेंज तो यही है कि हर महीने उनको 2 से 3 दिन ब्लीडिंग फेज एक्सपीरियंस करना पड़ता है। पीरियड्स उनके जो है कभी अगर सही से ना आए तो उनको बहुत तकलीफ होती है। और अगर कितने भी सही से आए, नेचुरली आपकी बॉडी से ब्लड लॉस हो रहा है तो तकलीफ तो है ही। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि फीमेल की जो लाइफ है वो आसान है। तो अब आज हमने ये एक डिसीजन लिया है कि हम फीमेल्स की लाइफ को थोड़ा इजी करने के लिए सोसाइटी को अपनी तरफ से जो दे सकते हैं जरूर देने की कोशिश करें। तो हमारा एक कोर्स है वुमेन वेलनेस का। आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने ये कोर्स किया भी है। तो ये जो वुमेन वेलनेस का कोर्स है योगा टीचर्स के लिए, ये कोर्स हम अब रिकॉर्डेड फॉर्मेट में अवेलेबल करा रहे हैं उन योगा टीचर्स के लिए जो शायद बिजी हैं, टाइम नहीं निकाल पा रहे हैं, या फिर उनको लगता है कि नहीं आपका कोर्स बहुत महंगा है, हम नहीं कर सकते। सो बहुत ही नॉमिनल प्राइस पे उनकी सुविधा से वो जब मर्जी तब रात को 10 बजे देखना है 10 बजे देखें, सुबह के 4 बजे देखना है 4 बजे देखें, कभी भी देखें। हर हफ्ते के 5 सेशंस, और उसके बाद एक लाइव सेशन होगा। इसलिए एक लाइव सेशन होगा सो दैट वो अ, उन सारे डाउट्स को सिंप्लीफाई कर सके जिनको हमने वीडियो में सही से नहीं किया। और ये वीडियो अलग से रिकॉर्ड किए गए नहीं है, ये वीडियो लाइव क्लास की वीडियोस है। जब हम क्लास में ये पूरा सिलेबस पढ़ रहे थे तो उस क्लास को हमने रिकॉर्ड किया, सही तरीके से उसको फ्रेम किया एडिट करके। जो फालतू चीजें थी वो हटा दी और जो काम की चीजें थी वो डिलीवर करने की कोशिश की, जिससे आप अपनी सुविधा के अनुसार जब आपके पास फ्री टाइम हो आप इन वीडियोस को देख के वुमेन्स को हेल्प कर पाओ, फीमेल्स को मदद कर सको उनकी जर्नी में। क्योंकि हम सब जीवन पाते हैं एक उद्देश्य के लिए। एक जीवन हमारा
एक जर्नी है जिसमें हम कुछ ना कुछ कारण से पैदा हुए हैं, और उसी कारण को सफल करने में जो ऑब्स्टिकल्स हैं उसमें फिजिकल एलिमेंट बहुत बड़ा ऑब्स्टिकल है। तो अगर आप शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं, मानसिक रूप से स्वस्थ हैं, तो ही आप आत्मिक रूप से या आध्यात्मिक रूप से उन्मुक्त हो पाएंगे। तो ये जो हमारा पूरा वुमेन वेलनेस का कोर्स है वो इसी पे आधारित होगा। तो आज मैं आपको इस पूरे कोर्स के बारे में बताऊंगा, कैसे इस कोर्स से आप फीमेल्स की लाइफ इंप्रूव कर सकते हो। और इसके अलावा, क्योंकि जाहिर सी बात है कि हमारी प्रथा है कि हम फ्री में हर संडे पढ़ते हैं, तो ये सिर्फ प्रमोशनल इवेंट ना होके फीमेल हेल्थ का क्या इम्पोर्टेंस है और क्या बेसिक्स हैं जिनसे एक फीमेल की हेल्थ को हम इम्प्रूव कर सकते हैं, एक योगा टीचर होते हुए कैसे हम उनकी सेहत को बेहतर कर सकते हैं। तो ये आज हम इस पूरे सेशन में समझने वाले हैं। तो एक एक करके हम बढ़ेंगे। अंत में हम ये जो स्पेशल फीचर है ना कि फीमेल की लाइफ को कैसे बेहतर किया जा सकता है, उस पे बात करेंगे। ठीक, तो प्लीज बने रहिएगा। और अपनी अपनी स्क्रीन अगर पॉसिबल हो तो ऑन कर लीजिए, जिससे आप थोड़ा ज्यादा बेहतर रिलेट कर पाएंगे। जो लोग मुझे नहीं जानते उनको मैं बता दूं कि मेरा नाम कमलेश मिश्रा है, और जो जानते हैं उन सबको पहले से ही पता है। मैं आयुर्वेद, नेचुरोपैथी, योग में थोड़ी समझ रखता हूँ। पिछले कई सालों से मैं पढ़ने पढ़ाने का काम कर रहा हूँ, साथ साथ मैं प्रोफेशनल प्रैक्टिस में भी हूँ। प्रैक्टिस में होने का मतलब ये था कि मैं लोगों को उनकी जरूरत के हिसाब से मदद करता हूँ। तो मैं प्रैक्टिस में होते हुए भी थोड़ा समय निकाल के स्टूडेंट्स के साथ कनेक्ट करता हूँ। तो मैं जो ऑलरेडी योगा टीचर्स हैं उनको पढ़ा रहा हूँ मेडिकल योगा। दो कोर्सेज हमारे रन करते हैं। एक कंप्लीट मेडिकल साइंस का कोर्स है जिसमें हम एमडी डॉक्टर बनाते हैं योगा के। एमडी डॉक्टर वो जिनके पास आप किसी भी बीमारी के लिए चले जाते हो। आपको डायबिटीज है, डॉक्टर साहब डायबिटीज है क्या कर लें, बीपी है, डॉक्टर साहब बीपी बढ़ गया क्या कर लें, डॉक्टर साहब यूरिन खुल के नहीं आ रहा है, जलन हो रही है, हो रहा है, आप चले गए। सो सांस फूल रही है या यूरिन नहीं आ रहा है, नींद नहीं आ रही है, कोई भी बीमारी देखने के लिए एक एमडी फिजिशियन होता है। तो वो हमारा मेडिकल योगा का कोर्स है। फिर उसके बाद जो दूसरा कोर्स है आपका वुमेन वेलनेस वाला, वो है एक गायनोकोलॉजिस्ट का, जहां पे फीमेल्स अपनी प्रॉब्लम लेके जाती हैं, रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए जाती हैं। तो एक गायनोकोलॉजिस्ट, एक ऑब्स्टेट्रिशियन जो करती है, वो सारा सिलेबस हम यहाँ बताएंगे। तो गायनोकोलॉजिस्ट के बाद पास जब आप जाते हो तो जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं आपको रिप्रोडक्टिव सिस्टम की प्रॉब्लम होती है। तो वो गायनोकोलॉजिस्ट वाला पूरा सिलेबस यहाँ हम सिंप्लीफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस कोर्स का मतलब यही है कि हम सोसाइटी को थोड़ा बेहतर कर सकें, योगा टीचर्स को बेहतर कर सकें। लेकिन जो कुछ लिखने को बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी चीजें लिख दें, सच्चाई मैं बताता हूँ इस कोर्स का क्या है। इस कोर्स की सच्चाई ये है, क्योंकि बिकॉज ऑफ द लाइफ स्टाइल लोगों का स्ट्रेस लेवल ऐसा बढ़ रहा है, लोगों की फिजिकल एक्टिविटी कम हो रही है, तो रिप्रोडक्टिव डिजीजेस बहुत तेजी से बढ़ रही है। और ये रिप्रोडक्टिव डिजीजेस जितनी तेजी से बढ़ेंगी उतना ही इसका मार्केट में एक्सपर्ट्स की नीड बढ़ेगी। अब आप सबको पता है कि मॉडर्न मेडिकल साइंस के जो डॉक्टर हैं उनको रिस्पेक्ट तो बहुत अच्छी है, वो फीस भी बड़ी मोटी लेते हैं। जब कोई योगा टीचर बोलता है कि मुझे 1,000 रुपए पर घंटे के चाहिए, तो लोग बोलते, अरे योगा सिखाओगे किस बात के। लेकिन कोई डॉक्टर अगर 5 मिनट प्रिस्क्रिप्शन लिखने के ले रहा है और 1,000 रुपए ले रहा है, तो वो आसानी से दे देते हैं। उसके पीछे कारण भी है। कारण ये है कि वो डॉक्टर बनने से पहले उसने बड़ी मेहनत की, है, कई कई रातें नहीं सोए, तब जाके उन्होंने एंट्रेंस पास किया। फिर 5 साल बड़ी मेहनत कर ली, फिर उसके बाद स्पेशलाइजेशन लिया। तो करीब 15 साल मेहनत करके कोई डॉक्टर बना है, तब जाके वो इस काबिल होता है कि 1,000 2,000 रुपए वो सिर्फ पर्चा लिखने के लिए। तो वही है कि हम योगा टीचर्स जो हैं वो वाली मेहनत नहीं करते हैं, इसलिए कोई हमें 1,000 रुपए देने में भी संकोच करता है या कहता है अरे ये तो बहुत ज्यादा है। तो उस गैप को थोड़ा कम करने के, देखिए जाहिर सी बात है कि
15 साल की मेहनत और ये मेहनत बराबर नहीं है। लेकिन हमने इसको इस तरीके से डिजाइन किया कि हर वो योगा टीचर जो पहले से साइंस ना पढ़ा हो या जिसने थोड़ी बहुत साइंस पढ़ी हो, हर कोई इस कोर्स के थ्रू वो सारी इंफॉर्मेशन समझ ले जिससे उनको उनकी हेल्थ कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए जो यौगिक एप्लीकेशन की जरूरत है, जो न्यूट्रिशन की जरूरत है, वो सारी वो आसानी से डिलीवर कर पाए और उन्हीं की भाषा में कर पाए। सबसे बड़ी चीज है उन्हीं की भाषा में कर पाए। क्योंकि आजकल योगा टीचर्स में एक बड़ी कॉमन सी बात है, कोई चीज नहीं समझ में आ रही तो प्राणायाम करिए ठीक हो जाएगा, आसन करिए ठीक हो जाएगा, एक्सरसाइज करते रहिए ठीक हो जाएगा। तो इससे क्या होता है ना, ट्रस्ट नहीं विकसित हो पाता किसी पे, आपको आसानी से बिलीव नहीं होता कि नहीं भैया ये जो बोल रहा है सही बोल रहा है। तो उनकी भाषा में ये करने की हम कोशिश करेंगे। उनकी भाषा क्या है? वो साइंटिफिक भाषा जिसको वो अपने डॉक्टर से सुन के आए, वो साइंटिफिक भाषा जो उनको इंटरनेट पे आसानी से मिल रहा है। तो जब उस साइंटिफिक भाषा में आप बताओगे कि कैसे आपका योग उनको फायदा करेगा, कैसे आपकी एक्सरसाइजेस, कैसे आपका प्योरिफिकेशन प्रोसेस उनको मदद करने वाली है, तो कहीं ना कहीं आप उनकी लाइफ में सिर्फ विश्वास ही नहीं जोड़ोगे, आप योग का भविष्य भी बेहतर करोगे। तो जो नए बच्चे योग में आ रहे हैं उनको भी इसमें विश्वास होगा और उनको भी लगेगा कि नहीं यार, मैं डॉक्टर नहीं बन पाया तो क्या हुआ, योगा थेरेपिस्ट बन के भी मैं कमा सकता हूँ, एक अच्छा जीवन सोच सकता हूँ। ठीक। तो ये आपके सोसाइटी में स्टेटस को इम्प्रूव करेगा, आपके इनकम को इम्प्रूव करेगा और लोगों का योग में विश्वास और गहरा करेगा। तो ये छोटी सी कोशिश है हमारी इस पूरे कोर्स से लेके। ठीक है। तो इस कोर्स में हम पढ़ेंगे क्या क्या? इस कोर्स में हम सबसे पहले समझेंगे फीमेल एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। एक फीमेल की बॉडी कैसे बनी है, क्या उसके बॉडी का काम करने का तरीका होगा, स्ट्रक्चर और फंक्शन, ये हम समझेंगे। रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या है, कौन से ऑर्गन है, क्या काम करते हैं, कैसे मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या है, इन सारी चीजों को बहुत डिटेल से और बहुत सरल तरीके से समझने वाले। इसके अलावा वेजाइनल डिस्चार्ज ऐसा टॉपिक है जिसपे लोग बात भी नहीं करते हैं। कैसी भी कंडीशन ऑफ फीमेल्स को लगता है नॉर्मली नॉर्मल है, तो वेजाइनल डिस्चार्ज क्या है, इनफर्टिलिटी क्यों होती है, कैसे होती है, प्रेगनेंसी क्या है, प्रेगनेंसी में क्या होता है, कैसे प्रेगनेंसी को बेहतर करना है, कैसे नेचुरल बर्थ तक पहुंचना है, लेबर बर्थ एजुकेशन वो बहुत जरूरी होता है लोगों को पता होना कि कब मुझे बच्चा पैदा होने वाला है तो क्या क्या होगा, क्या क्या होना चाहिए। गर्भ संस्कार ये हमारा बहुत पुराना विज्ञान है, एक बेहतर बच्चे को जन्म देने का प्रोसेस है। पोस्ट प्रेगनेंसी कैसे केयर होगी, और मीनोपॉज क्या होता है, क्योंकि मीनोपॉज एक नॉर्मल पीरियड्स रुकने का प्रोसेस जरूर है, लेकिन आज बहुत स्ट्रेसफुल, बहुत पेनफुल हो गया। तो ये सारी चीजें इस कोर्स में हम कवर करने वाले हैं और एम होगा हमारा कि ये सारी चीजें हम आपको बहुत डिटेल्ड तरीके से समझा पाए। ठीक। तो डिटेल्ड एनाटॉमी फिजियोलॉजी समझोगे आप कि एक फीमेल की बॉडी काम कैसे करती है, उसको मेंस्ट्रुअल साइकिल क्यों होती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल मेल्स को क्यों नहीं होती, फीमेल्स को ही क्यों होती है, फीमेल्स में कौन कौन से ऑर्गन्स डिफरेंट है, कौन कौन सा फंक्शन कैसे काम करता है, उनके हॉर्मोन्स क्या है, उनके हॉर्मोन्स का एक्शन क्या है, उनका थॉट प्रोसेस कैसा होता है। तो सारी चीजें उनका बेसिक स्ट्रक्चर फंक्शन यहाँ पे हम समझने वाले हैं। सो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को बहुत डिटेल्ड समझेंगे कि एक्सटर्नल ऑर्गन्स क्या है, इंटरनल ऑर्गन्स क्या है, इसका स्ट्रक्चर ऐसा ही क्यों है, अलग क्यों नहीं है। जैसा हम डायग्राम में देख रहे हैं क्या रियल में वैसा होता है? जो आप डायग्राम में देख रहे हो रियल में वैसा नहीं होता। डायग्राम डिफरेंट होता है और रियलिटी कुछ डिफरेंट होती है। तो वो रियलिटी क्या है, क्या उसका फंक्शन है, और ब्रेन का उसके साथ कनेक्शन क्या है। जैसे आप कुछ स्ट्रेस करते हो ना तो पीरियड्स डिले हो जाते हैं, तो क्यों डिले हो जाते हैं, या अगर प्रेग्नेंट मदर स्ट्रेस करती है तो बच्चा प्रॉब्लम में आ जाता है। सो सारी चीजें ब्रेन और बॉडी का कनेक्शन क्या है, और आखिरी चीज पैथोफिजियोलॉजी,
पैथोफिजियोलॉजी का मतलब होता है कि कोई भी बीमारी आई तो उसके पीछे कारण क्या है, क्या फिजियोलॉजिकल माल फंक्शन हुआ जिसकी वजह से कोई कंडीशन डेवलप हो रही है आपकी बॉडी में। तो अगर आपको कंडीशन का कॉज पता चल गया तो उस कॉज को खत्म करके आप इजिली क्योर अचीव कर सकते हैं। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को हम बहुत डिटेल से यहाँ समझेंगे। तो उसके बाद मेंस्ट्रुअल साइकिल की बात करेंगे। मेंस्ट्रुअल साइकिल कुछ लोग कहते हैं 26 दिन की बेहतर होती है, कुछ कहते हैं 28 दिन की बेहतर होती है, कुछ कहते हैं 30 दिन की बेहतर होती है, कोई कोई आके बोलता है 40 दिन की है फिर भी ठीक है कोई बात नहीं, कुछ कहते हैं कोई बात नहीं रेगुलर है ना 50-50 दिन में भी आ रहा है तो भी ठीक है। तो कितने दिन में आना ठीक है, क्यों पीरियड्स देर से आ रहे हैं, क्यों पीरियड्स जल्दी आ जाते हैं, आखिर पीरियड्स के बीच में बॉडी में क्या होता है, कौन सा हार्मोन कब घटना चाहिए कब बढ़ना चाहिए, मूड स्विंग्स क्यों होते हैं, क्या ये सब कुछ नॉर्मल है, क्योंकि आजकल तो एडवर्टीजमेंट भी यही दिखाया जाता है कि फीमेल्स को पीरियड्स है तो मूड स्विंग्स हो रहे हैं चॉकलेट खिला दो। तो ये क्या सच्चाई है या हम किसी गलत डायरेक्शन पे जा रहे हैं। सो मेंस्ट्रुअल साइकिल की पूरी एबीसीडी यहाँ आप बहुत डिटेल से समझेंगे कि इंडोमेट्रियल साइकिल क्या है या ओवेरियन साइकिल क्या है, हार्मोनल साइकिल क्या होना चाहिए, सारी चीजें। क्या नॉर्मल पीरियड्स होते हैं, क्या एबनॉर्मल पीरियड्स होते हैं, कौन सी कंडीशन में आपको चिंता करने की जरूरत है और कौन सी कंडीशन नॉर्मली आपके साथ होनी चाहिए। ठीक। फिर बात करते हैं वेजाइनल डिस्चार्ज की। तो वेजाइनल डिस्चार्ज भी वही कि क्या नॉर्मल डिस्चार्ज होता है, क्या एबनॉर्मल है, कौन से कारणों से वेजाइनल डिस्चार्ज होता है, अगर कुछ एबनॉर्मल लग रहा है तो कौन से इन्वेस्टिगेशंस के थ्रू हम इसको समझ सकते हैं और फिर क्या मैनेजमेंट करें कि ये बेहतर हो जाए। तो ये पूरा समझिए। फिर बात करते हैं फर्टिलिटी या इनफर्टिलिटी। क्या है फर्टिलिटी, कब एग और स्पर्म मिलते हैं, कहाँ मिलते हैं, कैसे बच्चा बनने का प्रोसेस, और जब वो प्रोसेस नहीं पूरा हुआ तो इनफर्टिलिटी हो गया। तो इनफर्टिलिटी के क्या डिटेल कॉजेज हैं, लाइक स्ट्रक्चरल कॉज क्या होगा, फंक्शनल कॉज क्या होगा, कौन कौन से इन्वेस्टिगेशन से हम बेहतर समझ पाएंगे कि कौन सा कारण है, हार्मोनल कॉज है या स्ट्रक्चरल कॉज है या सिर्फ साइकोलॉजिकल कॉज है या फिजियोलॉजिकल कॉज है। सो सारी चीजों के लिए किस तरह के इन्वेस्टिगेशंस, कौन सा ब्लड टेस्ट हो सकता है, कौन सा अल्ट्रासाउंड हो सकता है, या फिर आपको सल्पिंगोग्राफी करनी चाहिए या क्या होना चाहिए, या इनके क्या मॉडर्न मेडिसिन में मैनेजमेंट्स अवेलेबल है, आईवीएफ क्या होता है, या ओवेरियन साइकिल की मॉनिटरिंग क्या होती है, ओव्यूलेशन क्या होता है, किस टाइम पे आपको ट्राई करना है, क्या इनफर्टिलिटी है क्या इनफर्टिलिटी नहीं है, सब कुछ बहुत डिटेल से आप जानिए। फिर इसको यौगिक वे से कैसे ठीक कर पाओगे, क्या न्यूट्रिशनल चेंज करें, क्या एक उनकी लाइफस्टाइल में चेंज करें, क्या एक्सरसाइज में चेंज करें जिससे आसानी से कंसेप्शन पॉसिबल है। एक डेटा कहता है कि जो कपल्स अभी इनफर्टिलिटी एक्सपीरियंस कर रहे हैं उनमें 100 में से 80 लोगों को आईवीएफ की जरूरत नहीं होती, सिर्फ 20 लोगों को आईवीएफ की जरूरत होती है, बाकी के 80 लोग आसानी से आप योग से ठीक कर सकते हो। और जैसे जैसे लाइफस्टाइल बदल रही है आप देख रहे हो शहरों में इनफर्टिलिटी के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। आप सबके परिचय में, रिश्तेदारों में या फैमिली में कोई ना कोई कपल ऐसा जरूर होगा जो कंसेप्शन के लिए स्ट्रगल कर रहा है। ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम होती है और इसको आप पूरा 80% सॉल्व कर सकते हो। ये बहुत अच्छा स्कोप है पैसे कमाने का, और सिर्फ पैसे कमाने का नहीं, लोगों की ब्लेसिंग्स का भी बहुत अच्छा स्कोप है। तो पैसे तो मिलेंगे ही मिलेंगे, आशीर्वाद भी मिलेगा, पुण्य भी मिलेगा। फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस पूरा समझेंगे, प्रेगनेंसी पूरी समझेंगे, प्रेगनेंसी में क्या एनाटॉमिकल चेंजेस होते हैं, क्या फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं, अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट्स क्या होती हैं, ब्लड रिपोर्ट्स कैसी होती हैं, प्रेगनेंसी में कौन से कॉम्प्लिकेशंस आते हैं और उनको कैसे मैनेज करना है। सो A to Z पूरी प्रेगनेंसी कैसे हम
नॉर्मल डिलीवरी तक पहुंचा सकते हैं, वो सब कुछ यहाँ हम समझने वाले हैं। हमारा एम ये है कि कैसे हम नॉर्मल डिलीवरी तक पहुंचा सके मदर को। सो नॉर्मल डिलीवरी तक पहुंचने के बाद अब बात आती है कि नॉर्मल डिलीवरी तो हो गई है, बाकी अब आगे क्या? तो आगे पोस्ट प्रेगनेंसी जर्नी आ जाती है। ये मतलब प्रेगनेंसी में ही हम एम्ब्रियोलॉजी डिटेल पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में क्या डेवलपमेंट है, सेकंड में क्या है, या मंथ वाइज क्या चेंजेस होते हैं बच्चे में, थर्ड ट्राइमेस्टर कैसा होता है। ये एम्ब्रियोलॉजी का मतलब होता है फीटस का डेवलपमेंट, बच्चे का अंदर यूट्रस में डेवलपमेंट कैसा होता है। तो ये भी हमारे सिलेबस में होगा। प्लेसेंटा क्या होता है, इम्यूनिटिक फ्लूइड्स क्या होते हैं, इनका क्या कारण होता है कि इनमें प्रॉब्लम आती है, कैसे इनको ठीक होना है, सब कुछ बहुत डिटेल में। या अम्बिलिकल कॉर्ड क्या होती है बच्चे की, सैक क्या है, फ्लूइड क्या है, ये सारी चीजें आप पढ़ने वाले हैं। प्रेगनेंसी में योगा कैसे करते हैं, आसन, एक्सरसाइज, प्राणायाम, लेबर ब्रीथिंग, मेडिटेशन, न्यूट्रिशन, लेबर बर्थ एजुकेशन, सब कुछ बहुत डिटेल से। गर्भ संस्कार पूरा, कि गर्भ संस्कार से कैसे आप बच्चे को बेहतर कर सकते हो, कौन कौन से स्टेजेस होते हैं, गर्भाधान क्या है, पुंसवन क्या है, सीमंतोनयन, इससे बच्चे में क्या चेंज हो सकता है, माँ में क्या चेंज हो सकता है, कैसे इसको करना है, क्या इसका ट्रेडिशनल तरीका है, क्या इसका मॉडर्न तरीका है, सारी चीजें। पोस्ट प्रेगनेंसी केयर ये बहुत काम की चीज है। पोस्ट प्रेगनेंसी केयर इसलिए भी काम की चीज हो जाती है क्योंकि पोस्ट प्रेगनेंसी जब तक बच्चा यूट्रस में है ना, तब तक तो बात की लोग वैसे भी बहुत देखभाल करते हैं कि बच्चे को कुछ ना दे। लेकिन जैसे ही बच्चा आ जाता है, बच्चे की देखभाल तो माँ के ऊपर पड़ती ही पड़ती है। माँ को लोग इग्नोर कर देते हैं बच्चे के आगे। और ये बहुत जरूरी है माँ की रिकवरी, क्योंकि माँ अच्छी होगी तभी तो बच्चा अच्छा रख पाएगी। तो पोस्ट प्रेगनेंसी रिकवरी क्या है, फर्स्ट 6 मंथ की जर्नी क्या है, रिकवरी एंड केयर्स कैसे होना चाहिए, कॉम्प्लिकेशंस क्या आते हैं, न्यूट्रिशन क्या होगा, यौगिक प्रैक्टिसेस कैसे करने हैं, कब करने हैं, वेट मैनेजमेंट ये बहुत जरूरी चीज होती है। क्योंकि एक बड़ा मिथ है लोगों में कि प्रेगनेंसी के बाद वेट बढ़ गया तो कम नहीं होता, है ना। और बच्चे के साथ कैसे माँ बेहतर बॉन्ड क्रिएट कर सकती है जिससे उसका बच्चा बुढ़ापे में उसको छोड़ के ना जाए। फिर बात करते हैं मेनोपॉज की। ये बड़ा डरावना फेज होता है एक फीमेल की लाइफ में। कुछ लोगों की लाइफ में बड़ा स्मूथ फेज है, लेकिन अभी बिकॉज ऑफ द लाइफस्टाइल शहरों में ये बड़ा डरावना हो गया। मतलब कई बार तो मैंने ऐसा तक देखा है कि फीमेल्स मेंटली डिस्टर्ब हो जाती है, रात रात भर सोती नहीं है, कभी भी उठ के चीखने चिल्लाने लगती है, चाकू लेके चल रही है, कुछ कर रही है, डर रही है, कभी बहुत वायलेंट हो गई है। बड़े अजीब अजीब से सिम्टम्स आते हैं। सो मेनोपॉज क्या है, कैसे ये मेनोपॉज स्मूथ हो सकता है, कौन से हॉर्मोन्स रिस्पॉन्सिबल है, क्या डिस्टरबेंस आती है। एक बड़ी कॉमन प्रॉब्लम है मेनोपॉज में कि मेनोपॉज के टाइम पे फीमेल को पता ही नहीं होता कि वो क्या सही कर रही है, क्या गलत कर रही है। कंफ्यूजन बहुत आ जाता है। मतलब ये कहना नहीं चाहिए फीमेल्स के लिए नहीं है, ये हॉर्मोन्स की गलती है। पर जो फीमेल्स एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स करती है ना, वो भी इसी एज में ज्यादा होता है। तो हॉर्मोन्स बहुत तरीके से फीमेल्स को टॉर्चर कर देती है। तो ये हॉर्मोन्स को सही तरीके से संभाला जा सकता है। तो एक फीमेल की मेनोपॉज की जर्नी को बहुत आसान किया जा सकता है। कॉम्प्लिकेशंस जो हैं वो बहुत सारे होते हैं। कभी हैवी ब्लीडिंग हो रही, कभी महीनों महीनों ब्लीडिंग हो रही है, वो सारी चीजें संभाली जाती। कई लोग तो फीमेल यहाँ तक पहुंच ही नहीं पाती, पहले ही यूट्रस रिमूव हो जाता है। तो वो सारी चीजें बेहतर की जा सकती है। न्यूट्रिशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मेनोपॉज की जर्नी में। तो ओवरऑल ये हमारा छोटा सा कोर्स है 3 महीने का, जिस कोर्स में ये सारी चीजें बहुत डिटेल्ड हम पढ़ाएंगे, जिससे आप अपनी खुद की क्लिनिक स्टार्ट कर सकते हो, खुद का अपना एक स्टूडियो बना सकते हो जहाँ पे फीमेल रिप्रोडक्टिव डिसीजेस को मैनेज करोगे। प्री नटल योगा कराओगे, प्रेगनेंसी वाला पोस्ट नटल योगा कराओगे, मेनोपॉज के लिए कराओगे, पीसीओडी के लिए कराओगे, या मेंस्ट्रुअल साइकिल के जो और चैलेंजेस होते हैं, मेनोरिया, डिस्मेनोरिया, मेनोरेसिया। सो फीमेल की मेनार्की टू मेनोपॉज पूरी जर्नी को आप
आसान कर देंगे, बेहतर कर देंगे इस पूरे कोर्स से। ठीक है, तो ये तो था हमारा कोर्स का इंट्रोडक्शन वाला पार्ट, जिसमें अगर आप आते हैं तो बहुत हद तक एक फीमेल की लाइफ को कैसे ट्रांसफॉर्म करना है वो सीख पाएंगे। ठीक, इसके अलावा इस कोर्स को अगर आप करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं वो समझ लीजिए। हमारे पास दो तरह के फॉर्मेट्स, एक तो रेगुलर जैसे ऐसे हम बात कर रहे हैं मंडे टू फ्राइडे, रोज क्लासेस होती हैं 2:30 बजे से 3:30 बजे की। इस कोर्स में अगर आप ज्वाइन करते हैं तो एक बार की पेमेंट पे एक बार आप फ्री में ज्वाइन कर सकते हैं। मतलब अगर आपने 3 मंथ के लिए पे किया है तो अगले 3 मंथ आप फ्री में ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें लाइव और रिकॉर्डेड दोनों सेशंस हैं। मात्र फीस 21,000 रुपए की है। अभी हमारा प्रमोशनल डिस्काउंट चल रहा है 5,000 रुपए का, तो ये 16,000 रुपए में मिल जाता है अगर आप लाइव कोर्स में आते हो। दूसरा जो तरीका है हमारा वो है रिकॉर्डेड सेशंस का। तो वो जो लाइव सेशंस हैं उन्हीं के रिकॉर्डिंग्स जो हैं वो अवेलेबल है, जिसमें आपको 5 वीडियोस मिलेंगे हर हफ्ते। इन 5 सेशंस को आपने देखना है। फिर छठे दिन ऐसे हम फेस टू फेस कनेक्ट होंगे। आपके जो भी डाउट्स हैं उन 5 दिनों को लेके उन सारे डाउट्स को क्लेरिफाई करेंगे। तो एवरी 6 डे जो है एक लाइव सेशन होगा, 5 दिन रिकॉर्डेड सेशन होंगे। सिलेबस सेम है, पढ़ाने का तरीका सब कुछ सेम है। ये 11,000 रुपए का कोर्स है, लेकिन आज क्योंकि नवरात्रि है तो सिर्फ 5100 रुपए में ये कोर्स हम दे रहे हैं। तो अगर कोई ये रिकॉर्डेड कोर्स लेना चाहता है तो मात्र 5,100 रुपीज में ये रिकॉर्डेड कोर्स ले सकता है। ये नवरात्रि तक ही पॉसिबल है, उसके बाद ये 11,000 का ही। ठीक, तो ये तो हो गया प्रमोशन वाला पार्ट। इसको थोड़ा सा किनारे करते हैं। अब आते हैं मुद्दे की बात पे। मुद्दे की बात यह है कि आप एज ए योगा टीचर एक फीमेल की लाइफ को कैसे बेहतर कर सकते। मेरा कोर्स करो या मत करो, आपको ये पता होना चाहिए कि एक फीमेल की लाइफ कहाँ कहाँ से प्रॉब्लम में आती है। तो जो सबसे पहली चीज आप ठीक कर सकते हो वो ये कर सकते हो कि फीमेल के पास सबसे जरूरी चीज जो है वो है उसके हॉर्मोन्स। फीमेल के पास दो तरह के हार्मोन होते हैं, एक ईस्ट्रोजन, एक प्रोजेस्टेरॉन। ये दो हार्मोन उसकी पूरी लाइफ को संभालते हैं। अगर इन हॉर्मोन्स का बैलेंस बिगड़ जाए, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का बैलेंस बिगड़ जाए तो उसकी लाइफ में बड़े सारे भूचाल आते हैं। ठीक, तो अगर किसी फीमेल को मूड स्विंग्स हो रहे हैं मतलब ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन का रेशियो गड़बड़ हो रहा है। अगर किसी फीमेल को एंजाइटी हो रही है, ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन का रेशियो गड़बड़ हो रहा है। सो ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन के अलावा और भी कॉजेज हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ यही कारण है। लेकिन अगर फीमेल ढंग से सो नहीं पा रही है, ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन का रेशियो गड़बड़ होगा। अगर फीमेल फोकस नहीं कर पा रही, कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रही, ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन का रेशियो गड़बड़। अगर फीमेल सुबह उठने के बाद लेथार्जिक फील कर रही है तो ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन का रेशियो गड़बड़। फीमेल्स के पीरियड्स गड़बड़ है, ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन का रेशियो गड़बड़ है। फीमेल बहुत ज्यादा सोचती है, बहुत ज्यादा उसका थॉट प्रोसेस चलता है, ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन का रेशियो गड़बड़ है। फीमेल किसी पर ट्रस्ट नहीं कर पा रही है, ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन का रेशियो गड़बड़ है। फीमेल आसानी से किसी पे भी ट्रस्ट कर ले, ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन का रेशियो गड़बड़ है। देखिए दो के दोनों चीजें, किसी पे बहुत जल्दी ट्रस्ट कर ले रही है, जैसे होता है ना टीन एज में जब लड़कियां होती हैं हॉर्मोन्स का लेवल बिगड़ता रहता है। कोई भी लड़का आता है उनको बेवकूफ बनाता है कि मैं तुमको चांद तारों की सैर कराऊंगा, ये कराऊंगा वो कराऊंगा, बाद में घर में लाके बंद कर देता है खाना पकाओ। सो कुछ भी, एक फीमेल की लाइफ में जितने ड्रामे हो रहे हैं ना, 90% ड्रामों के लिए ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन रेस्पॉन्सिबल हो। तो अगर आप इस ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन के रेशियो को बैलेंस कर लोगे तो उनकी 90% प्रॉब्लम सॉल्व कर ली जाएगी। लेकिन आपको ये समझना होगा कि ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन एक्चुअली करते क्या है। तो
ये ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन जो हॉर्मोन्स हैं, ये एक फीमेल की लाइफ में बहुत सारे चमत्कार करते हैं। एक फीमेल देखने में सुंदर है, मतलब ईस्ट्रोजन अच्छा है। फीमेल के बॉडी का जो डेवलपमेंट है, जो उसका स्ट्रक्चर है, वो ईस्ट्रोजन बेस्ड स्ट्रक्चर है। फीमेल मोटी होगी तो भी ईस्ट्रोजन ज्यादा हो जाएगा, फीमेल पतली होगी ईस्ट्रोजन कम हो जाएगा। अगर फीमेल आइडियल शेप में होगी तो ही ईस्ट्रोजन ठीक होगा। ठीक। तो जिन फीमेल्स का वेट ज्यादा होगा, क्योंकि फैट सेल्स भी ईस्ट्रोजन बनाते हैं, तो जितनी मोटी फीमेल्स होंगी सबका ईस्ट्रोजन ज्यादा हो जाएगा, जितनी पतली फीमेल होंगी सबका ईस्ट्रोजन कम हो जाएगा। तो ईस्ट्रोजन क्या करता है? फिजिकल डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, साथ साथ ईस्ट्रोजन इमोशनल वेलबींग के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। अगर किसी फीमेल पे इमोशनल वेलबींग नहीं है, जैसे अभी मैं कह रहा था ना कि कोई लड़का आता है, झूठे झूठे सपने दिखाता है, फिर ले जाके घर में बंद कर देता है, चल तू खाना पका। तो ये कैसे पॉसिबल होता है? क्योंकि उनके इमोशंस डिस्टर्ब हो जाते हैं और वो सही डिसीजन नहीं ले पाते, है ना। हमेशा आप देखते हो ना, माँ सेक्रीफाइस कर रही होती है, बहन सेक्रीफाइस कर रही होती है, और उसके बाद वाइफ सेक्रीफाइस कर रही होती है। क्यों होता है? क्योंकि हॉर्मोन्स के इम्बैलेंस की वजह से। ये तो चलो आपने एक फेज देख लिया कि सैक्रिफाइस वाला, कि फीमेल्स क्यों सैक्रिफाइस कर देती हैं। होता है ना कि घर में खाना अगर कम पड़ गया है तो माँ बोलेगी मेरे को भूख नहीं है, वो एक रोटी खा के सो जाएगी, लेकिन सबको पेट भर खिलाएगी। अगर खाना कम पड़ गया है और किसी और को खाना नहीं मिला, दोबारा जाके खाना बनाएगी, लेकिन खुद के लिए छोड़ो, रहने दो। तो ये क्यों होता है? क्योंकि उसके ईस्ट्रोजन का लेवल ऐसा है। अब इसी में दूसरा लेवल देखिए, कुछ फीमेल्स ऐसी आती हैं जो बोलेंगी मेरी मर्जी, मेरा चॉइस, मैं चाहे ये पहनूं, मैं चाहे वो करूं, है ना। वो थोड़ा सो कॉल्ड फेमिनिस्ट टाइप की। सॉरी, मैं किसी का मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ, ऐसी फीमेल्स होना भी जरूरी है, क्योंकि ये फीमेल्स कहीं ना कहीं उन फीमेल्स को बड़ी मदद करती हैं जो अपने हक के लिए नहीं बोल पाती या परेशान रहती हैं। तो ये जो सो कॉल्ड फेमिनिस्ट टाइप की फीमेल है, इनका भी हॉर्मोन्स गड़बड़ है। तो सोचिए किस फीमेल का हार्मोन अच्छा है? जो देवी जैसी फीमेल्स हैं, जो अपने को दुखी भी ना करें और दूसरे के सुख को डिस्टर्ब भी ना करें। तो जब परमात्मा ने फीमेल को बनाया था, तो ये सोच के बनाया था कि इसकी वजह से लोग सुखी होंगे और ये कभी दुख में नहीं जाएगी। ये थी फीमेल को बनाने की उनकी सोच। इसीलिए हम देखो लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं, धन्य धान्य संपन्नता फीमेल की वजह से। लोग कहते हैं ना शादी कर लो, लाइफ में सब कुछ सेटल हो जाएगा। तो फीमेल जो है पहले तो संपन्नता का प्रतीक थी। संपन्नता कब आएगी? जब मेंटल स्ट्रेस नहीं होगा और चीजें आपकी स्मूथ होंगी। तो ये फीमेल का हेल्दी हार्मोन का पहला साइन, लक्ष्मी जी। दूसरा साइन क्या है? दुर्गा। कट, खत्म। दुर्गा जी का रूप कब आता है? जब अति हो जाए तो सुनना ही सहना ही ऑप्शन नहीं है। दूसरा ऑप्शन भी है, ऐसे बाल पकड़ा, गर्दन खत्म। ये दुर्गा जी का दूसरा ऑप्शन। जो फीमेल अपने लिए, अपनी जरूरत पे बहुत पॉजिटिवली रिवर्स एक्शंस कर सके, वो है अच्छी फिल्म, उसके हॉर्मोन्स बेहतर है। एक फिल्म आई थी ना वो मॉम, जिसमें वो बड़ा प्लानिंग करके अपने बच्चे, बेटे के मर्डरर को मारती है। तो एक फीमेल वो है अच्छी, जो आग बबूला होके एकदम से ना रिस्पॉन्स करे, सोच समझ के रिस्पॉन्स करे। तो एक फीमेल ये है।
फिर एक फीमेल कौन है? काली जी, जो जरूरत पड़ने पे एकदम आग बबूला हो जाए। ये डिफेंसिव फेज पे कौन है? माँ है। देखिए फीमेल के हॉर्मोन्स उसको बहुत सारी क्वालिटी और बहुत सारी फ्रीडम्स देते हैं, लेकिन फीमेल के हॉर्मोन्स को फीमेल समझ नहीं पाती, इसलिए सब गड़बड़ हो जाती है। एक काली जी होती है जो एकदम इमीडिएट एक्शन, तुरंत गुस्सा आया। कब होता है फीमेल को तुरंत गुस्सा? जब उसकी अपनी संतान पे बनाती है। आप देखो माँ एकदम से अपने बच्चों के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार होती है। किसी का बच्चा डूब रहा हो, पापा सोचेंगे कि किस तरीके से बच्चे को बचाया जाए, कुछ ना कुछ जुगाड़ ढूंढेंगे। मम्मी तुरंत कूद जाएगी, भले खुद तैरना ना आते। तो ये है काली जी। सो फीमेल के पास सारी जो क्वालिटीज हैं वो इसी हिसाब से है जिस हिसाब से उनके हॉर्मोन्स। और फीमेल लाइफ बड़ी सिचुएशनल लाइफ। अब देखो अगली देवी कौन है? सरस्वती जी। सरस्वती देवी का क्या क्वालिटी है? नॉलेज, खूब सारा ज्ञान। क्योंकि एक फीमेल अगर अपने ज्ञान का सही उपयोग करे तो वो दूसरे के जीवन को बेहतर कर दे, है ना। हम जो आप देखोगे जितने कलाकार हैं, गाना गाने वाले और कुछ करने वाले, सब सरस्वती की पूजा करते हैं, क्योंकि उनसे उनका जीवन बेहतर हो रहा है। उसी तरीके से आप देखोगे कि स्कूल में, कॉलेज में, या जो स्टूडेंट है वो सब भी सरस्वती देवी की पूजा करते हैं, क्योंकि उनसे उनका जीवन बेहतर है। तो फीमेल का अगला गुण क्या है? कि वो दूसरों के जीवन को बेहतर करे। और ये सब कुछ उसके हार्मोन से ही पॉसिबल है। मैं अपने कोर्स में ये सारा डिटेल से समझाऊंगा कि कब आपको दुर्गा बनना है, कब आपको काली बनना है, कब आपको सरस्वती बनना है, कब आपको लक्ष्मी बनना है, और ये कैसे बनते हैं। गड़बड़ कहाँ होती है? जहाँ काली बनने की जरूरत है वहां आप लक्ष्मी बनने की कोशिश करने लगते हो, और जहाँ दुर्गा बनने की कोशिश होती है वहां आप सरस्वती बन जाओगे, तो प्रॉब्लम होती है। इसी वजह से फीमेल की लाइफ प्रॉब्लम है। तो अगर ये सारे हॉर्मोन्स जो नेचर ने दिए थे उनको, ईस्ट्रोजन का ये सारा रोल है, ये सिर्फ ईस्ट्रोजन की वजह से फीमेल्स इतनी देवी बनती है। इतना ही नहीं, एक फीमेल बहुत सारी चीजें कर सकती है। वो सारी चीजें उसके हार्मोन्स से पॉसिबल है। इसीलिए आप देखो फीमेल्स किसी भी फील्ड में कमजोर नहीं है। आप देखो चाहे वो मार झगड़ा लड़ाई करने के लिए डिफेंस में जाना हो, या हवाई जहाज उड़ाना हो, या सर्जरी करनी हो, किसी भी फील्ड में फीमेल नहीं करनी। क्यों? क्योंकि उनके पास कंपेरेटिवली बुद्धि ठीक दी गई थी। आप कोई भी एग्जाम उठा के देख लो, 90% एग्जाम फीमेल्स ही टॉप करती है। कभी सोचा क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी बुद्धि का सदुपयोग किया। तो फीमेल की लाइफ उनके हॉर्मोन्स के साथ बनती बिगड़ती रहती है। अगर हम उनके हॉर्मोन्स को सही दिशा दे दें, उनके हॉर्मोन्स को सही कंडीशनिंग दे दें, तो हम उनकी लाइफ को यहां से यहां ले जाएं। और इस कोर्स का उद्देश्य भी यही है। इस कोर्स का उद्देश्य भी यही है कि टीन एज में जब फीमेल्स की हॉर्मोन्स में बहुत ज्यादा अप एंड डाउन आते हैं, आप देखो टीन एज में ही सारी लड़कियों की पढ़ाई लिखाई खराब होती है ना। तो अगर टीन एज में किसी फीमेल्स के हॉर्मोन्स हमने ठीक कर लिए तो उसके कैरियर को अपने आप एक अच्छा सा उछाल मिल जाएगा। फिर आप देखो दूसरा फेज कौन सा आता है? 28 से 32 वाला, जिस एज में शादी और बच्चे आते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला। तो 28 से 32 वाले फेज पे देखोगे तो दूसरे तरह के चैलेंजेस आते हैं। उससे पहले जो यंग एज वाला चैलेंजेस होता है ना, हाँ, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला एज जो होता है, 22 साल से 28 साल वाला, वो 22 साल से 28 साल वाले एज में ही सबसे ज्यादा गलतियां होती हैं। और ये गलतियां, आप इसको फिजिकल इंटरकोर्स, किसी से प्यार करना, ये गलती नहीं, ये गलती नहीं। और दूसरी तरह की गलतियां फीमेल्स करती हैं बिकॉज ऑफ द हॉर्मोन्स। इसी टाइम पे आप देखोगे मूड स्विंग्स आते हैं, इसी टाइम पे एंजाइटी आती है, इसी टाइम पे डिप्रेशन घुसता है। तो सारी चीजें इसी टाइम पे घुसती हैं। तो अगर शुरुआत से जड़ ही कमजोर जाएगी
तो क्या होगा, मेनोपॉज तो गड़बड़ हो रही है। तो हम हर फेज पे फीमेल को हेल्प करेंगे। मेनार्की वाला फेज, फिर उसके बाद वो 22 साल वाला जिसमें पीसीओडी आता है, 28 साल वाला जिसमें प्रेगनेंसी आती है, और प्रेगनेंसी के बाद 35-40 साल के बाद प्रेगनेंसी खत्म होती तो फिर मेनोपॉज वाला ट्रांजिट चालू हो जाता है। तो हर फेज पे हम फीमेल के सिर्फ ईस्ट्रोजन को संभाल लें अगर, तो फीमेल की लाइफ बहुत स्मूथ हो जाएगी। सिर्फ ईस्ट्रोजन को संभाल लें। अब ये ईस्ट्रोजन हार्मोन, मैंने पहले ही बताया आपको कि ये इमोशंस और फीचर्स पे डिपेंडेंट है। आप कैसे दिखते हो वैसे आपके हॉर्मोन्स होंगे। अगर आपके रिंकल्स जल्दी आ गए हैं, आपको क्रीम लगाने की ज्यादा जरूरत पड़ रही है, आपको ब्यूटी पार्लर ज्यादा जाने की जरूरत पड़ रही है, तो मतलब ईस्ट्रोजन धोखा दे रहा है आपको। ठीक। तो जितना ईस्ट्रोजन आपका हेल्प करेगा उतना आपका ये ट्रांजिट बेहतर होगा। अब इसी में कुछ कंडीशंस क्या आती है, ईस्ट्रोजन ज्यादा हो जाता है। मैंने कहा ना, फैट सेल्स ईस्ट्रोजन बनाते हैं जब मोटे हो जाते हैं। तो फिर जैसे जैसे वेट बढ़ता है और प्रॉब्लम्स आने लगती हैं, इमोशनल चैलेंजेस ज्यादा आने लगते हैं। है, फिर उसके बाद आप रोना धोना से लेके मारना कूटना तक सब चालू कर देते हो, क्योंकि इमोशनल डिस्टरबेंस आ गए। अगला हार्मोन है प्रोजेस्टेरोन। वो इससे भी ज्यादा जरूरी हार्मोन है। ईस्ट्रोजन ने तो सिर्फ आपको सुंदर बनाया और बुद्धिमान बनाया, है ना। सो देवियां सारी अच्छे ईस्ट्रोजन वाली हैं। और यही कहा गया है कि इसीलिए हम देवियों की पूजा करते हैं, कि अच्छा ईस्ट्रोजन मतलब अच्छा बुद्धिमान और अच्छे शरीर काया वाली महिला। अब प्रोजेस्टेरोन जो है वो सिर्फ काया और बुद्धि तक ही नहीं सीमित है, वो फंक्शन तक डिस्टर्ब करती है, माल फंक्शनिंग लेके आती है। कम ब्लीडिंग हो रही है तो प्रोजेस्टेरोन गड़बड़ है, ज्यादा ब्लीडिंग हो रही तो प्रोजेस्टेरोन गड़बड़ है। ठीक। ज्यादा ब्लीडिंग हो रही तो भी प्रोजेस्टेरोन गड़बड़, कम हो रही तो भी प्रोजेस्टेरोन गड़बड़, ज्यादा पेन हो रहा है तो भी प्रोजेस्टेरोन गड़बड़ है, कम पेन हो रहा है तो भी प्रोजेस्टेरोन गड़बड़ है। तो जितने ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम की प्रॉब्लम्स आती है ना, ये प्रोजेस्टेरोन भैया लेके आते हैं। यूट्रस बदलने की जरूरत प्रोजेस्टेरोन की वजह से पड़ रही है। हाँ, वो इंडोमेट्रियम खुरुच खुरुच के बाहर निकालना पड़ रहा है, इंडोमेट्राइटिस है, प्रोजेस्टेरोन की गड़बड़ी है। हाँ, मायोमेट्रियम और इंडोमेट्रियम आपस में फ्यूज हो गई हैं, प्रोजेस्टेरोन की गड़बड़ है। तो चाहे एडिनोमायोसिस हो चाहे इंडोमेट्राइटिस हो, दोनों प्रोजेस्टेरोन की गड़बड़ी है। किसी का यूट्रस रिमूवल की कंडीशन आई, प्रोजेस्टेरोन की गड़बड़ी है। किसी को बहुत हैवी ब्लीडिंग हो रही, 10-15 दिन, 20 दिन, 25 दिन, 50 दिन ब्लीडिंग हो रही है, प्रोजेस्टेरोन की गड़बड़ है। सो कहने का मतलब ये है कि जितने भी फिजियोलॉजिकल चैलेंजेस आते हैं सब प्रोजेस्टेरोन की वजह से आते हैं। किसी को फाइब्रॉइड्स हो रहे हैं, किसी को पॉलिप्स हो रहे हैं, सब प्रोजेस्टेरोन की गड़बड़ी है ना। किसी को अगर बल्कि यूट्रस है, प्रोजेस्टेरोन डिस्टर्ब हो रहा है, तो ईस्ट्रोजन संभला तो बुद्धि और बल सुधरा, प्रोजेस्टेरोन सुधरा तो बच्चा पैदा करने की क्षमता बेहतर होगी। भाई अच्छा यूट्रस नहीं होगा तो बच्चा कैसे पैदा होगा। हेल्दी यूट्रस, हेल्दी ओवरी चाहिए ना। तो हेल्दी यूट्रस और हेल्दी ओवरी प्रोजेस्टेरोन नहीं रहने देगा। तो जितने स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम आते हैं, जहां पेन डिस्कम्फर्ट और प्रॉब्लम्स आ रही हैं, सब प्रोजेस्टेरोन की जर्नी से हैं। तो ये ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का जो रेशियो है, कैसे मेंटेन करके चलना है, ये इस कोर्स में हम भली बात ही सिखाएंगे। कहाँ पे क्या करें तो क्या बेहतर होगा, कौन सी चीज गड़बड़ है, कौन सी चीज अच्छी है। तो ये ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन पे और थोड़ा डिटेल पढ़िएगा, समझिएगा। और आप चाहें तो चमत्कारिक रूप से एक फीमेल की लाइफ को मजेदार लाइफ बना सकते। एक बेहतर बहन हो सकती है, एक बेहतर वाइफ हो सकती है, एक बेहतर माँ हो सकती है, और एक बेहतर दादी हो सकती है। और फिर बाद में बुआ चाची और पता नहीं कौन कौन, ये सब भी बेहतर हो। लेकिन पहले उसके लिए योगा टीचर को बेहतर होना पड़ेगा, उसको थोड़ी पढ़ाई करनी पड़ेगी, थोड़ी सी, ज्यादा नहीं। ऐसा भी नहीं है कि बहुत
मुश्किल है ये। कोई भी इंसान जो थोड़ा सा भी इंटरेस्ट दिखाए वो आसानी से ये सीख के इम्प्लीमेंट कर सकता है। ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का इंफॉर्मेशन आपको कुछ सोचने में, कुछ सीखने में मदद करेगा। और जिनको भी ये कोर्स ज्वाइन करना है वो ग्रुप में या मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं। ग्रुप में मैं इसकी डिटेल्स और एक आध डेमो वीडियोस वगैरह शेयर कर दूंगा, जिनको देखना है देख लीजिएगा। और अगर इंटरेस्टेड है आप कोर्स में इनरोल करने के लिए तो इनरोल भी कर लीजिएगा। और अगर नहीं कोर्स में इनरोल करते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं, पढ़िएगा जरूर। ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन दो ऐसे हार्मोन हैं जिनको समझने की कोशिश जरूर कीजिएगा। सिर्फ ये मत पढ़िएगा कि ईस्ट्रोजन क्या फंक्शन करता है, प्रोजेस्टेरोन क्या फंक्शन करता है, इनका बॉडी पे क्या इम्पैक्ट होता है, कैसे ये ब्रेन को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो वो सारी चीजें जब आप समझ जाओगे तो मुझे लगता है कि आप एक फीमेल की लाइफ को मजेदार बना। ठीक है। तो फीमेल को फिर झापड़ मारना भी आएगा, नो कहना भी आएगा, और केयर करना भी आएगा। ठीक। चल, आप सबके समय और सहयोग के लिए धन्यवाद। है।